जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 21 सितंबर 2023 और आज की प्रमुख हेडलाइंस और प्रमुख करंट अफेयर के साथ में हम लोग करते हैं आज का करंट अफेयर स्टार्ट। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण यह करंट अफेयर तैयार किया गया है, जिसमें 8 MCQs रहेंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, आपके लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी स्पेशल मिलेगी। आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रमुख पहले 8 हेडलाइन देखते हैं आज की, उसके बाद में 8 MCQs और फिर 1 लाइनर। ओके, कम समय में अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए। देखिए, पहली हेडलाइन है आज की RBI ने अपर लेयर में 15 NBFC की लिस्ट जारी की है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपर लेयर में जगह बना ली है। ओके, बनाने वाली 15 NBFC कंपनियों की लिस्ट जारी कर दी है। NBFC कंपनियों के विस्तार और उनके जुड़े जोखिम का असर दूसरे सेक्टर पर पड़ने से रोकने के लिए RBI ने एक रेगुलेशन नियम बनाए हैं। ये नियम RBI की अलग अलग लेयर में शामिल NBFC कंपनियों के लिए अलग अलग स्तर पर लागू होते हैं। RBI की अपर लेयर लिस्ट में शामिल NBFC कंपनियों पर बैंकों के जैसे नियम लागू होते हैं। RBI ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेशन के तहत अपर लेयर में शामिल 15 NBFC की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पहले स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हेडलाइन है प्रमुख इंपोर्टेंट, देखिएगा। 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से नामित से किया गया सम्मानित। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। देखिएगा कि जो है कितने 84। तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ कौन है भाई? जगदीश धनखड़ जी ने प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों के 84 कलाकारों को एक बार का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कितने 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने के लिए गठित किया गया था, जिन्हें अब तक अपने करियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया है। समारोह में, मतलब ऐसे व्यक्ति को जो अभी तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। समारोह में 70 पुरुष और 14 महिलाओं सहित कुल मिला के 87 कलाकारों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सूची में आंध्र प्रदेश के 3, अरुणाचल प्रदेश के 2 और महाराष्ट्र के 6 कलाकार शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी हेडलाइन आज की है। अगस्त में कम रहा आयात और निर्यात, तो 24.16 बिलियन डॉलर रहा व्यापार घाटा। ओके, तो सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल अगस्त में भारत का निर्यात घटा है। वैश्विक मांग में कमी के कारण पेट्रोलियम और रत्न एवं आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों से शिपमेंट में गिरावट के कारण इस साल अगस्त में भारत का निर्यात लगातार 7वें महीने 6.86% घटकर 34.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। एक साल पहले इसी महीने में निर्यात 37.02 बिलियन डॉलर था। अगस्त में आयरन और इलेक्ट्रॉनिक सामान, तेल, बीज, काजू, कालीन, इंजीनियरिंग, फार्मा और समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात 26.27% बढ़कर 2.17 अरब डॉलर हो गया है। 5 महीने की अवधि में यह 35.22% बढ़कर जो है 11.18 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट हेडलाइन है हमारी आज की, चौथे नंबर की हेडलाइन। देखिएगा, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो बिल्कुल आपको नोट डाउन ही कर लेना चाहिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइन है। ठीक है, तो है प्रसिद्ध लेखिका गीता मेहता का निधन। देखिए, निधन संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध लेखिका
फिल्म निर्माता गीता मेहता का निधन हो गया है। वह 80 वर्ष की थी। मेहता ने कर्मा, कोला, स्नैक्स एंड लैडर्स एवं रिवर सूत्र, राजा एंड इंटरनल गणेशा जैसी किताबें लिखी हैं। उन्होंने यूके, यूरोपीय अमेरिकी नेटवर्क के लिए कम से कम 14 टेलीविज़न वृत्तचित्रों का निर्माण और निर्देशन भी किया है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर आधारित उनकी फिल्म डेडलाइन बांग्लादेश भारत और विदेशों दोनों के सिनेमाघरों में दिखाई गई थी। मेहता की पुस्तक का 21 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और यूरोप, अमेरिका और भारत में बेस्ट सेलर सूची में भी रही है। गीता मेहता ओडिशा के प्रसिद्ध राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की बेटी और वर्तमान में सीएम नवीन पटनायक की बड़ी बहन है। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग नंबर 5, रेल मंत्री ने स्वच्छ पखवाड़ा 2023 शुरू किया है भाई। तो इसमें क्या जानकारी है? तो यह कटिहार रेल मंडल क्षेत्र में स्वच्छ पखवाड़ा के अंतर्गत रेल कर्मचारी एवं रेल उपभोक्ताओं के बीच में साफ सफाई की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विशाल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है। इसमें सभी रेलवे अधिकारी, कर्मचारीगण, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन कल्याण संगठन के पदाधिकारी एवं स्काउट और गाइड के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। प्रभात फेरी की शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रारंभ से शुरू होकर कटिहार जंक्शन तक नुक्कड़ नाटक का आयोजन के साथ समाप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि कटिहार रेल मंत्रालय में 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। अगली 6वीं हेडलाइन आज के लिए इंपॉर्टेंट, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2023 रेड पांडा की रक्षा के लिए एक आह्वान है। ठीक है, तो ये मनाया गया है। ये कब मनाया गया? तो देखिएगा, हर साल सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को, डेट निश्चित नहीं है, सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को दुनिया मिलकर अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाती है, जो इस प्रेमग्रही प्रणाली की पांडा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस वर्ष 16 सितंबर को हम एक बार फिर रेड पांडा की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों में एकजुट हो चुके हैं, जो प्राकृतिक बहुतायत के कगार पर खड़ा है। रेड पांडा नेटवर्क द्वारा 2010 में शुरू किया गया था। यह वार्षिक अवलोकन वर्षों के साथ महत्व में बढ़ गया है, खासकर जब हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन द्वारा उत्पन्न समस्याओं का सामना हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस ने सितंबर 2010 में अपनी शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य लाल पांडा की महत्वपूर्ण संरक्षण आवश्यकताओं पर प्रकाश डालना था। नेक्स्ट है 7वीं हेडलाइन, आज की इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ये भी यहाँ से प्रश्न एग्जाम के निकले। जो भी हमारे जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें, लाइक करें, और हमारा जो दृष्टि एजुकेशन का चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य करें भाई, और अधिक से अधिक शेयर करिए। आइए, अभी आने वाली जो रेलवे है, बैंक है, एसएससी है, इनकी वैकेंसी के लिए ये जो करंट अफेयर है बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। धनलक्ष्मी बैंक निदेशक के बोर्ड की सदस्यता से दिया इस्तीफा। किसने दिया भाई? देखिएगा, धनलक्ष्मी बैंक के डायरेक्टर श्रीधर कल्याण सुंदरम ने बोर्ड पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बोर्ड पर अनैतिक आचरण, सत्ता का एकतरफा अहंकार, मुद्दों की कम समझ और गुटबाजी जैसे आरोप लगाए हैं। बता दें कि कल्याण सुंदरम ने ये इस्तीफा बैंक की एनुअल जनरल मीटिंग से पहले लिया है, जो कि 30 सितंबर को होने वाली थी। डायरेक्टर श्रीधर कल्याण सुंदरम ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में बैंक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बोर्ड में आंतरिक विवाद काफ़ी ज़्यादा है। कल्याण सुंदरम ने अपनी त्याग पत्र में बोर्ड में गुटबाजी, अधिकारी के मुद्दे पर अपने मतभेद और अन्य सदस्यों में कथित गहन बैंकिंग ज्ञान की कमी जैसे मुद्दों को उठाया है। नेक्स्ट, अंतिम है आज की हेडलाइन 8 नंबर की। इसके बाद में होता है आपका एमसीक्यू शुरू, जहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। भारत ने 8वीं बार जीता। क्या जीता भैया? तो एशिया कप। ओके, तो भारत ने 8वीं बार जीता एशिया कप, श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। ओके, एशिया कप 2023 में फाइनल में
मैच में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से मात दे दी है। भारत ने 8वीं बार यह खिताब जीत लिया है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बनाए थे। कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया, इंपोर्टेंट याद रखना, स्टेडियम पूछ लेंगे भैया, में खेले गए खिताबी मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाया। मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई पारी 15.2 ओवर में ही 50 रन पर सिमट गई। सिराज ने 6 विकेट लिए जबकि हार्दिक को 3 विकेट मिले। बुमराह ने 1 विकेट लिया है। ओके, चलिए तो अब अगला जो पड़ाव आपके लिए मैं कहता हूँ हमेशा कि यहाँ से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकलेंगे और वो पड़ाव आ चुका है। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? देखिए भाई, विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? ए 17 सितंबर, बी 18 सितंबर, सी 16 सितंबर, डी 14 सितंबर। सही जवाब है 18 सितंबर को मनाया गया। तो 18 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व बांस दिवस एक वैश्विक पहल है जो बांस के अविश्वसनीय महत्व पर प्रकाश डालती है। यह उल्लेखनीय पौधा है जिसे अक्सर ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? तो इसे, ठीक है। सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण में अपार क्षमता रखता है। विश्व बांस दिवस बांस के असंख्य लाभों और वैश्विक चुनौतियों को दूर करने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। जैसे हम बात करते भी विश्व बांस दिवस कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बम्बू डे, है ना। तो ये जो है विश्व बांस संगठन के द्वारा मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं WBO। क्या कहते हैं हम? WBO, ठीक है। विश्व बांस यानी बोलेंगे वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है 2005 में, है ना। वर्ष 2005 में सुजेन लुकास, एक व्यक्ति का नाम है सुजेन लुकास और डेविड नाइट्स द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 2009 में बैंकॉक में पहला बांस कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। 2009 में कब हुआ था? 2009 में पहला बांस कांग्रेस हुआ था। बांस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एंटवर्प, क्या लिखेंगे? एंटवर्प, बेल्जियम में। कहाँ पे है? बेल्जियम। तो याद रखना बांस का मुख्यालय बेल्जियम में। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? देखिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा हमको, और ये आज के लिए बिल्कुल हेडलाइन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया गया है? तो संविधान भवन, संविधान सदन, राष्ट्र गौरव सदन, गांधी भवन। सही जवाब इसका क्या आएगा आपका? संविधान सदन याद रखना है हमको, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन जाने से पहले पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में अपना आखिरी भाषण दिया है। कहाँ पर दिया है? सेंट्रल हॉल में। ये भी एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इस अवसर पर उन्होंने पुराने संसद भवन के लिए संविधान सदन नाम सुझाया है। पुराना संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था भाई। गौरतलब है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को मोदी जी के द्वारा कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर फिर हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं कि जो पुराना संसद भवन का नाम जो है नया हो गया है, क्या? संविधान सदन हो गया है। तो पुराने संसद भवन की मैं कहूँ कि आधारशिला जो है किसने रखी थी? तो 12 फरवरी 1921 को, देखिए 1921 को, है ना, जो प्रिंस आर्थर है इन्होंने भवन की आधारशिला रखी थी। प्रिंस आर्थर ने आधारशिला रखी थी। इस पर हम चर्चा करते कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो यही पुराने संसद भवन की बात करते हैं हम लोग। तो पुराने संसद भवन में जो है 1947, 15 अगस्त 1947 देश की आज़ादी की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने करी थी। 1947 हमारे लिए यादगार समय है ये, ठीक है। तो ये संसद हमारे लिए यहीं से हमको आज़ादी मिली थी। पुराने संसद भवन की डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के बारे में जानकारी हो गई हमारी, ठीक है। ये जो 28 फरवरी 1950 को पहली बैठक में इसका नाम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रखा था। जो पुराना संसद जो है इसका नाम क्या रखा था? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नाम रखा गया था। इसी भवन में
अभी तक जो है 15 प्रधानमंत्री हो गए, 14 प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति महोदय हो गए, और 16 स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष हो गए, और ऐसे ही 41 राष्ट्र के अध्यक्ष यानी 41 देशों के प्रमुख जो हमारे यहाँ मेहमान बन के आए उनने इसको संबोधित कर दिया है। ओके, इसके डिटेल अगले इसमें मिली जो है वीडियो में जानकारी में बना के दे दूंगा मैं। यानी संसद भवन नया वाला और संसद भवन जो पुराना है इनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो अगला प्रश्न है आपका कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हम बात करते हैं कि भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी ने परियोजनाओं के वित्त पोषण के किस बैंक के साथ में समझौता कर लिया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक का यूनियन बैंक। सही जवाब है क्या, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, इरेडा बोलते हैं उसको, इरेडा या IREDA ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका उद्देश्य देश भर में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के विभिन्न स्पेक्ट्रम के लिए को लीडिंग और लोन सिंडिकेशन को बढ़ावा देना है। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है। देखो, महाराष्ट्र बैंक के साथ में समझौता किया है। तो महाराष्ट्र बैंक की हम बात करें तो महाराष्ट्र बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो क्या बोलेंगे अपन, पुणे में है। कहाँ पे मुख्यालय, पुणे में। महाराष्ट्र बैंक की मुख्यालय कहाँ, पुणे में है। वैसे इसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई थी। ठीक है, इनके चेयरमैन कौन है, तो AS भट्टाचार्य जी है। कौन है, AS भट्टाचार्य जी है वर्तमान में। अच्छा, हम लोग बात करते हैं IREDA की। क्या की, IREDA मतलब हम क्या बोलेंगे, IREDA। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, कोई बता सकता है, कमेंट में जरूर लिखिए। ओके, चलिए लिख के भेज दीजिए। मैं वैसे बोल देता हूँ कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इनको ध्यान रखना आपको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में है। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 1987 में हुई थी। कब हुई थी, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने खादी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता कर लिया है। ठीक है, तो नीति आयोग के साथ, प्रसार भारती के साथ, रिलायंस के साथ में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है प्रसार भारती के साथ में किया है समझौता। देखिए, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें प्रसार भारती NBCC लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन शामिल है। प्रसार भारती के साथ में हुए समझौता ज्ञापन के मुताबिक जल्द DD न्यूज़ और DD इंटरनेशनल चैनलों के एंकर खादी परिधानों में नजर आएंगे। इस अवसर पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने एक डैशबोर्ड और ATR पोर्टल भी लॉन्च किया है। साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमें भी खादी वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। वास्तविकता जो है हमारे खादी की ही होना चाहिए। ऐसे वस्त्र आप उपयोग करें जो हमारे देश में बने हों। ओके, तो देखिए, जो हम बात करते हैं खादी उद्योग की बात करते हैं तो इसमें जो प्रसार भारती की पहले बात करते हैं। तो प्रसार भारती का गठन क्या है, 23 नवंबर 1997 को हुआ था। कब हुआ था, 23 नवंबर 1997 को। किसका, प्रसार भारती का। 1997 हमको ध्यान रखना है। प्रसार भारती किस दिन क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष हुआ मृणाल पांडे जी है। ठीक है, CEO जवाहर सरकार जी हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी का संयुक्त शामिल है, इनका कार्यक्रम शामिल होता है। खादी ग्राम उद्योग की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। किसकी, खादी ग्राम उद्योग की स्थापना 1957 में। हेडक्वार्टर का इसका मुंबई में है। वैसे संभागीय कार्यालय तो अलग अलग है, जैसे दिल्ली में है, भोपाल में है, बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, गुवाहाटी हो गया, वगैरह वगैरह जो है। ठीक है, यहाँ पर है। और इनके अध्यक्ष आपको बता दिया कि मनोज कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला हेडलाइन, क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनेशनल रेड पांडा के प्रतिवर्ष कब मनाए, तो ये चर्चा हो गई भाई, फिर भी ये बार बार आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमको याद तो करना है। तो इंटरनेशनल
तो कब सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को दुनिया भर में इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया जाता है। यह दिवस रेड पांडा के संरक्षण और बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना होता है, मनाया जाता है। इस साल 16 सितंबर को यह दिवस आया है, शनिवार आया है। रेड पांडा की प्रजाति एक बार फिर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही है। इसकी रक्षा के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2010 से हुई थी। ठीक है भाई, ये सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। शुरुआत कब हुई? 2010 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवां। तो जी, अच्छा ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल इसको फोकस करना है। देखिएगा, भारत G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? देखो भैया, पीपुल्स ई पुस्तक जो है किसने किया है? अमित शाह ने, जयशंकर शाह ने, अमित शाह, एस जयशंकर ने, अपूर्व चंद्रा ने, अनुराग ठाकुर ने। सही जवाब आएगा अपूर्व चंद्रा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने नई दिल्ली में भारत की G20 की अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किया है। यह पुस्तक भारत की G20 अध्यक्षता पर आधारित है। इस पुस्तक में 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। ठीक है। पहला भाग नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ा है। गौरतलब है कि अगला G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के अध्यक्षता में 2024 में किया जाएगा। देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं। ओके, तो ये जो चंद्रा जी जो है, अपूर्व चंद्रा जी है, ये IAS अधिकारी है। 1998 बैच के हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र बैच के हैं, 1998 महाराष्ट्र बैच के हैं। दूरसंचार विभाग में सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है हाल ही में। ठीक है, ओके। 7वां क्वेश्चन जो है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, होयसेल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। यह किस राज्य में है? सही जवाब आपको मिलेगा कर्नाटक। तो ये होयसेल की जो राजा रहे हैं या जो एक डेनेस्टी रही है, कहाँ की? कर्नाटक की है। तो कर्नाटक में स्थित होयसेल के पवित्र मंदिर समूह वेलूर मंदिर हो गया, हल्लीबीड मंदिर हो गया और सोमनाथपुरा मंदिर हो गया। होयसेल मंदिरों की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन मंदिरों को अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में, कल ही बताया आपको, ठीक है, शांति निकेतन को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तथा इसके साथ ही भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 42। कल हमने कितना बताया था? 41, है ना। तो 40वां कौन सा जवाब दीजिए? तो सही जवाब क्या आपका? धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता स्थल गुजरात में धौलावीरा ही 40वां स्थल है। 41वां कौन सा होगा? शांति निकेतन। 42वां कौन सा होगा आपका? होयसेल, है ना। तो होयसल बोलेंगे अपन। तो होयसल मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जो कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाने वाले होयसल राजवंश की राजधानी थी। वैसे हम बात करें तो ये जो है इसमें हिंदू देवी देवता का चित्रण मिलेगा। किसका? यहाँ पे बहुत ही गहरी नक्काशी यहाँ पे जो है दर्शाई गई है। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक एक पत्थरों को चुन चुन कर बनाया गया है। ऐसी नक्काशी सोचो कि आज 1000 वर्ष पहले इसका जो है उद्घाटन जो है इसका निर्माण किया गया था। आज 2023 है और 12वीं-13वीं सदी 1000 वर्ष पहले इन शिलाओं को रखा गया था। ओके, तो देखिए ये जो है 12वीं-13वीं शताब्दी के होयसल राजा नरसिम्हा तृतीय के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। और हिंदी देवी देवता का है, इसमें शिव मंदिर और भगवान विष्णु की प्रतिमाओं का भी इसमें वर्णन मिला है। इसमें जो है जो समुद्र मंथन जो हुआ था उसका भी वर्णन मिलता है इस चित्र जो यहाँ पे दर्शा गए हैं उसके ऊपर। ओके, चलिए आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने कल यूनेस्को के बारे में आपको जानकारी दी थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। उसके मुखिया कौन है आपको बताया था मैंने कि आंद्रे अजोले है। कौन है? आंद्रे अजोले। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो पेरिस में है। सारी चर्चा हमारी कल हो गई थी। 195 देश है इसमें, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न है आज के लिए, अंतिम प्रश्न कह सकते हैं हम लोग। तो यह है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की बात करते हैं हम लोग, है ना। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब दीजिए भाई आप लोग। ऑप्शन ए कुलदीप द्विवेदी, अमन सिन्हा, विजय कोहली,
अंगद मिश्रा। सही जवाब है आपका पहला वाला कुलदीप द्विवेदी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुलदीप द्विवेदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो में उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कुलदीप द्विवेदी की नियुक्ति की बात कही गई है। वह वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी कहते हैं हम लोग, ठीक है, में डीआईजी के पद पर कार्यरत है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार कुलदीप को आईटीबीपी के डीआईजी पद से हटाकर सीबीआई में डीआईजी के पद पर स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सीबीआई की बात करें तो जो है सीबीआई जो होता है ना, तो उसका फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए आप भाई। सीबीआई का फुल फॉर्म बताइए, चलिए क्या है सीबीआई का फुल फॉर्म, जल्दी बताइए। ओके, कमेंट में लिख के दे दीजिए। ठीक है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहेंगे हम इसको। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी। कब हुई थी, 1963 में। और ये जो है तो ये भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है भाई। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली में है। और इनके कार्यपालक कौन होते, तो भारत के प्रधानमंत्री होते। कौन होते, भारत के प्रधानमंत्री होते। ओके, तो आज ये एमसीक्यूज खत्म हुए हैं। ओके, देखिए किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वन लाइनर को तैयार किया गया है। इसमें रिपीट क्वेश्चन भी आते हैं। जितना पढ़ते हैं उसका अभ्यास जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। आप पढ़ते आगे चल जाओगे, इतना माइंड में सेव नहीं कर पाओगे। बिना रिवीजन के सक्सेस नहीं हो सकते। कम पढ़िए लेकिन रिवीजन के साथ में कंप्लीट पढ़िए। ओके, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया, देखिए वाला प्रश्न आ गया आपका वाला। अब जवाब धनाधन जवाब दूंगे तो 18 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया, कुलदीप द्विवेदी जो किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया भैया, तो यह संविधान सदन का नाम दिया। किसके डायरेक्शन में श्रीधर कल्याण सुंदरम ने बोर्ड पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अपने इस्तीफा दे दिया, तो धनलक्ष्मी बैंक। ओके, अगला पॉइंट है किस बैंक के साथ समझौता किया गया है, तो सर भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी ने परियोजनाओं के वित्त पोषण की किस बैंक के साथ में समझौता किया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है, तो अपूर्व चंद्रा। भाई इस क्वेश्चन को तो भूलना ही मत, कभी बता रहा हूँ, अभी पूरे 2023 और 24 पर तक ये क्वेश्चन घूमेगा बिल्कुल। किस प्रदर्शन ओके किसने प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों के 44 कलाकारों को एक बार का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया, तो उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी। ओके, खादी और ग्राम उद्योग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो प्रसार भारती के साथ में समझौता कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट देखिएगा, भारतीय नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी के दूसरे संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा, 4 से 5 अक्टूबर को किया जाएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है, कनाडा के। इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, सितंबर के तीसरे शनिवार को। होयसर के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया किस राज्य में, तो आंसर कर्नाटक में। तो हमारी इस वीडियो को और अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें। अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए हम प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश